शेयर कर दूं कि छोटा सा गांव है मेरा, जहां से मैं पैदा हुआ और वहां से चला हूं। 20 या 25 वहां घर होंगे और मेरे पिताजी एक छोटे से दर्जी थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और लॉ ज्वाइन ही किया तो मैंने घर वालों को बोल दिया, अब मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, आपने ग्रेजुएशन करवा दी, अब मैं खुद लड़ूंगा। और आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैंने लॉ के साथ साथ ट्यूशन की और अपना खर्चा चलाया। तो इसलिए जब कुछ करने की इंसान ठान लेता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कि मेरा एक छोटा सा गांव है, प्रेहता करके कहते हैं उसको, नगरोटा प्रेहता, तहसील बसोली में। और जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया था तो वहाँ मिडिल स्कूल था और 5-6 साल की मेरी उम्र होगी जो पहली बार वहाँ बस पहुंची थी और उसको कनेक्ट किया गया था तहसील हेडक्वार्टर के साथ, बसोली के साथ। और एक कच्चा रोड था और एक बस सर्विस हुआ करती थी। 9th 10th मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ से की है और मैं BSc करने के लिए कठुआ में आया था और मैं बड़ा प्राउड स्टूडेंट हूँ डिग्री कॉलेज कठुआ का। अरविंद गुप्ता जी मेरे क्लास फेलो हुआ करते थे, जो आज यहाँ चीफ है। मैं सिर्फ 2 लोगों को चीफ कहता हूँ, एक अपने चीफ जस्टिस को, एक LADC के चीफ को। मिस्टर राजेश शर्मा, द डिप्टी कमिश्नर कठुआ, मिस्टर HS Sanand, द चेयरपर्सन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द संस्कृति स्कूल, Mr. Jamwal, Principal District and Sessions Judge, Kathua, Shazia Tabassum, Secretary, J&K Legal Services Authority, Ms. Urvashi Raina, Secretary, District Legal Services Authority, Kathua, and I am deliberately using Raina, not Bhargav. I will let you know why. The faculty of this beautiful education institute and dear students, good afternoon to all of you. Before I proceed, I would like to know from you which language you will prefer me to speak in. I don't know any of the language very well, but I come from a very humble background. I'm a resident of a remote village of Tahsil Basoli, read throughout in government schools, where English was introduced as a subject for the first time in the 6th class, and it was consist of only 23 pages, A, B, C up to Z. That's my beginning. So I continue to enjoy speaking in my mother tongue. I have learned a little bit of Hindi. Hindi is not taught in Jammu and Kashmir. It's a Hindustani, a mix of Hindi and Urdu. English was forced upon us because legal processes and the legal practice is done in English language. I was forced to learn that also. That's why I would like you to make a choice. Which language should I speak in? बताइए। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, डोगरी, वटेवर। हिंदी, मुझे लगता है हिंदी ठीक रहेगी, हिंदी ठीक रहेगी और मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा उसमें। एक्चुअली जब हम लोग जिनके लिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, हम उसमें स्पीच करते हैं तो ऐसे लगता है कि हम सीधे सीधे गूगल से बोल रहे हैं। मुझे ये लगता है दिल से बात करनी हो तो मदर लैंग्वेज या हिंदुस्तानी में ही हो सकती है। ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ मैं इंग्लिश भी। तो ऐसा है कि मेरे लिए ये सचमुच में एक गर्व का विषय है कि मैं आज यहाँ आया और मुझे संस्कृति स्कूल की मैनेजमेंट ने एक मौका फराहम किया, एक अवसर प्रदान किया कि मैं आप लोगों के बीच आऊँ, आपसे इंटरेक्ट करूँ और इस
लीगल लिटरेसी क्लब खोलना तो एक बहाना था और एक नई शुरुआत थी। मुझे लगता है और मुझे बताया गया है कि ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ का पहला लीगल लिटरेसी क्लब है जो किसी स्कूल में या कॉलेज में हमने खोला है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। जब मुझे ये रिक्वेस्ट पहुंची तो मैं दिल से कह रहा हूं, मैंने एक भी सेकंड नहीं लगाया सोचने के लिए कि मुझे जाना है। एक तो इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है और दूसरा ये मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है। बच्चों से मैं शेयर करूंगा, बहुत से लोगों को तो मालूम है कि मैं कौन हूं, पर बच्चों को मैं बता दूं कि मेरा एक छोटा सा गांव है, प्रेहता करके कहते हैं उसको, नगरोटा प्रेहता, तहसील बसोली में। और जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया था तो वहाँ मिडिल स्कूल था और 5-6 साल की मेरी उम्र होगी जो पहली बार वहाँ बस पहुँची थी और उसको कनेक्ट किया गया था तहसील हेडक्वार्टर के साथ, बसोली के साथ। और एक कच्चा रोड था और एक बस सर्विस हुआ करती थी। 9th 10th मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ से की है और मैं BSc करने के लिए कठुआ में आया था और मैं बड़ा प्राउड स्टूडेंट हूँ डिग्री कॉलेज कठुआ का। अरविंद गुप्ता जी मेरे क्लास फेलो हुआ करते थे जो आज यहाँ चीफ हैं। मैं सिर्फ 2 लोगों को चीफ कहता हूँ, एक अपने चीफ जस्टिस को, एक LADC के चीफ को। तो इनके साथ हमने ग्रेजुएशन की, लॉ जम्मू यूनिवर्सिटी से किया, एक साधारण स्टूडेंट की तरह। हाँ, बाकी कुछ लोगों से मार्क्स थोड़े ज़्यादा आ जाते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब एक सवाल ज़रूर उठता है कि इस बैकग्राउंड से आया हुआ आदमी और जिसकी जान पहचान का एक भी आदमी जम्मू में नहीं है और वो फैसला करता है कि वकालत करूंगा और करूंगा भी हाई कोर्ट में, सीधी जम्मू में, बसोली में नहीं करूंगा, कठुआ में नहीं करूंगा, तो क्या चीज़ होगी जिसने मुझे पुश किया? तो सभी ने कहा यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है, आप फर्स्ट जनरेशन हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, किराए का मकान लेके रहेगा, किसी के साथ जूनियर रहेगा, यहाँ कटोच साहब हैं, अरविंद जी बैठे हुए हैं, सीनियर तो जूनियर को कुछ देते नहीं हैं, तो अब कैसे सरवाइव करोगे? तो मैंने कहा मैंने ये सोच लिया कि मैंने वकील बनना है। अगर आपको लगता है कि मेरे हालात को देखते हुए ये सीधी सीधी खुदकुशी है एक पानी में या तालाब में जंप लगाने की, तो मैं सबको यही जवाब दिया करता था कि आप डिसाइड कर लिया है, अगर ये खुदकुशी ही है तो समुद्र में करूंगा, तालाब में नहीं करूंगा। तो थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, सिर्फ यकीन था अपने किरदार पे, अपने करैक्टर पे, अपनी डिटर्मिनेशन पे, सुनने और समझने की क्षमता पे और अपनी ईमानदारी पे। मुझे लगा कि ये 3-4 चीज़ें काफ़ी हैं एक आदमी को अच्छा इंसान बनने के लिए। उन्हीं पे कंसंट्रेट किया। इट वॉज ए टफ जर्नी, आई टेल यू, बहुत मुश्किल था। एक कमरा लेके किराए पे रहना, खुद खाना बनाना और फिर वकालत करना, जहाँ 10-11 से पहले सीनियर आपको छोड़ता नहीं है, और वहाँ से सफ़र करते यहाँ पहुँचना। मैं आपसे ये बात इसलिए साझा कर रहा हूँ कि किसी को अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और मुझे जिस चीज़ ने हमेशा इंस्पायर किया वो एक छोटा सा दोहा है, एक शेर है अल्लामा इकबाल का, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पर आज मेरी पृष्ठभूमि में, मेरे कॉन्टेक्स्ट में ज़रा उसको देखो। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है।
बहुत से बच्चों को शायद इसका पूरी तरह मीनिंग या इसका अर्थ मालूम ना होगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने आप को इतना ऊपर उठाओ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको उस लेवल पे लेके चले जाओ कि तकदीर लिखने से पहले ऊपर वाला भी आपको पूछे कि आपको चाहिए क्या। कहने का मतलब अपनी तकदीर खुद लिखो, तकदीर पे मत खड़े हो जाओ। और वही लोग अपनी तकदीर लिख सकते हैं जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ एस्टीम हो, अपनी इज्जत करते हो, आत्मविश्वास हो कि मैं ये कर सकता हूं। फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। उसको उसकी तकदीर ऊपर वाला नहीं फिर बनाता, वो खुद इंसान अपनी तकदीर बनाता है। ये मैंने देखा है और मैंने ये किया है। मैंने इतने प्रिविलेज लोग जो वहाँ वकालत करते थे, जिनके बाप जजेस थे, जिनके पिताजी बड़े वकील थे, मैंने उनके साथ कंपटीशन किया। आई रब्ड शोल्डर्स विद देम एंड at one point of time I was no less than any of them. जब जज बनने का मौका आया, मेरा कोई नहीं था, मैं कभी किसी के पास नहीं गया, बड़ा संतुष्ट था अपनी वकालत से, लोगों की मदद करता था। जो पैसा देने वाले होते थे उनसे पैसा भी लेता था, घर भी चलाना था। लेकिन जिनका फ्री करना था, फ्री लीगल एड का कंसेप्ट तो नालसा ने तो दिया है, पर हमने एज ए प्राइवेट लॉयर भी उसको इम्प्लीमेंट किया। मेरे वकील दोस्त जानते हैं कि कोई आया जिसकी जितनी क्षमता थी, जितनी वो फ़ी दे सका, उस टाइम भी जब मैं एक ऊपर के लेवल का वकील बन चुका था, लेकिन मेरी फ़ी की टर्म्स एंड कंडीशंस कभी नहीं रही। मुझे फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा दिखती थी अपने क्लाइंट की, और मुझे ये भी दिखता था कि मुझे कितना काम इसका करना है। मैंने हमेशा उसी को चार्ज किया, और यहाँ मुझे लगा कि इसका फ्री में करना चाहिए, उसका फ्री किया। और कहीं कहीं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कभी गांव के लोग आ जाते थे, तो कभी आते थे कोर्ट में, तो आके बड़े निराश भी होते थे। कोर्ट में आपको पता है हर रोज़ तो काम नहीं हो पाता, तो डेट पड़ जाती है। तो एक मेरा गुज्जर क्लाइंट था, तो कहने लगा कि आज भी डेट पड़ गई सर, मैं इतनी दूर से आया, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तो मैंने अपने क्लर्क को कहा कि इसको पूछो आने जाने का किराया दे दो इसको, जो अपनी तारीख के लिए आया हुआ है। तो विद ए सोशल पर्पस वकालत की, और शायद समाज में अच्छे लोग हर जगह होते हैं, जुडिशरी में भी थे, उनको शायद मेरा यही एस्पेक्ट अच्छा लगा। हालांकि मेरे से बहुत बढ़िया वकील अवेलेबल थे, मेरे से ज़्यादा मेरिटोरियस लोग थे, बड़े अप्रोच वाले थे, रसूख वाले थे, नामी ग्रामी परिवारों से थे, लेकिन उन सबको छोड़ के सिस्टम ने मुझे उठाया और एक और मौका दे दिया लोगों की सेवा करने के लिए। मैं अपने बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों की स्टोरीज बच्चों को ज़रूर इंस्पायर करती हैं, एक बार फिर सोचने पे मजबूर करती हैं। सिर्फ प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज़ ही मैटर नहीं करती, जो मैटर करता है आपका परिश्रम, आपकी फोकस्ड अप्रोच, आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी ज़िद कि मुझे ये करना है। ये मेरी ज़िद थी, फर्स्ट जनरेशन पर्सन। अब आप पूछोगे कि फर्स्ट जनरेशन तो हो गए तो घर से बड़ी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, तो मैं ये भी आपसे शेयर कर दूं कि छोटा सा गांव है मेरा, जहाँ से मैं पैदा हुआ और वहाँ से चला हूँ, 20 या 25 वहाँ घर होंगे, और मेरे पिताजी एक छोटे से दर्जी थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और लॉ ज्वाइन ही किया तो मैंने घर वालों को बोल दिया, अब मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, आपने ग्रेजुएशन करवा दी, अब मैं खुद लड़ूंगा। और आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैंने लॉ के साथ साथ ट्यूशन की और अपना खर्चा चलाया। तो इसलिए जब कुछ करने की इंसान ठान लेता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आज ये मैसेज आपको दे के जा रहा हूँ। आपको तो आप बहुत खुशनसीब हैं, आपको इतना अच्छा स्कूल का एनवायरनमेंट मिला है। मुझे स्कूल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मेरा बहुत तजर्बा है ज़िंदगी का। मैं एंटर करते ही वो जो एक कहते हैं ना वाइब्स आते हैं ए पॉजिटिव, वो स्कूल से मुझे आ गए।
और जिस खूबसूरत से आपने यहाँ दो तीन प्रस्तुतियाँ की, वो दिल को छू लेने वाली थी। वो सच में आपका मेरिट की बात करती है, यहाँ के स्कूल के कल्चर की बात करती है, यहाँ के स्कूल के एनवायरनमेंट की बात करती है। मैं मैनेजमेंट और यहाँ की फैकल्टी, पर्टिकुलर यहाँ की प्रिंसिपल मैम को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुद्दे पे आए तो लीगल लिटरेसी क्लब जो आज हमने यहाँ इनॉग्रेट किया है, ये बेसिकली आप लोगों को अवेयर करने के लिए अबाउट योर लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़। आज मीडिया प्रेजेंस इतनी है, इतनी डिस्कशंस रहती हैं टीवी पे, नेट पे इतना मटेरियल अवेलेबल है। मुझे लगता आज वो दिन नहीं है कि आप लोगों को अपने राइट्स का मालूम नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम मिस आउट करते हैं, वो करते हैं अपनी ड्यूटीज़ की तरफ। मैं एम्फेसाइज करूंगा ड्यूटीज़ की तरफ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सब आदमी अपने अपनी ड्यूटी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ऊपर आयत हुई है, हम अपनी ड्यूटी सच्चे मन से और ईमानदारी से करें तो किसी को चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरा राइट वायलेट होगा। किसी का कभी राइट वायलेट नहीं होगा अगर हम सब अपने अपनी ड्यूटी देंगे। अब आपको लगेगा ये कैसे होगा? आपका हक है अपनी मर्जी से म्यूज़िक सुनने का, है कि नहीं? सबको है, जो मर्जी लगाए। आपके साथ वाले का हक है कि वो शांति से सो सके। तो आप रात को स्पीकर लगा के म्यूज़िक सुनना शुरू कर दोगे तो यू आर वायलेटिंग योर ड्यूटी। राइट तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो म्यूज़िक सुनने का, लेकिन आपने लाउड स्पीकर लगा दिया और दूसरे का आपने राइट वायलेट कर दिया। अब वो चिल्लाएगा, कोर्ट में जाएगा, जनाब इसने तो पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। वो कोर्ट में क्यों गया? राइट क्यों वायलेट हुआ? क्योंकि मोहल्लेदार ने अपनी ड्यूटी ब्रीच की। अगर वो ड्यूटी समझता और उसको अपने फोर कॉर्नर्स ऑफ हिज हाउस उस म्यूज़िक को सुनता और उस साथ वाले बीमार को डिस्टर्ब ना करता तो उसको कहीं अपने राइट्स के लिए दुहाई देने की ज़रूरत थी ही नहीं। तो मैं हमेशा मानता हूं कि जिस दिन सिटीज़न अपनी ड्यूटी समझ आएंगे, जिस दिन अपनी ड्यूटी का पूरी अच्छी तरह से पालन करेंगे, मुझे लगता है उसके जो फेलो सिटीज़न है उसको कहीं अदालत में अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए, उसके लिए लिटिगेट करने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। तो हर राइट के साथ एक कोरिलेटेड ड्यूटी होती है जिसको हम भूल जाते हैं। हम राइट तो बड़े ज़ोरों शोरों से डिमांड करते हैं, लेकिन ड्यूटी की बात हम नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि आप इस एस्पेक्ट पे भी थोड़ा सा गौर करें कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, लीगल ड्यूटीज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ क्या हैं और मॉरल ड्यूटीज़ क्या है। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर ये तीनों चीज़ समझेंगे और उसका पालन करेंगे, एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। लिटरेसी क्लब के माध्यम से मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि अब आप हमारे आज से कोलैबोरेटर हैं। हम कोई भी लीगल एक्टिविटी करेंगे, हम आपको शामिल करेंगे। आपकी पढ़ाई पे हम बोझ नहीं बनेंगे, पर पढ़ाई के साथ साथ आपको आपके राइट्स के बारे में, आपके ड्यूटीज़ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है उसके बारे में अवेयर करवाएंगे। इसी हॉल में हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी के कोलैबोरेशन के साथ हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे। ये मेयर एक ऑर्नामेंटल इनाग्रेशन नहीं रहनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वाले सुन रहे हैं। यहाँ प्रोफेशनल आएंगे, हम जजेस को भी लाएंगे और आपके भी बच्चों को एक बैच बना के छोटा छोटा 10-10-20 का वीकेंड पे फोर्टनाइटली जैसे भी प्रोग्राम होगा आपकी को कोर्ट विजिट भी करवाएंगे। आप कोर्ट की फंक्शनिंग देखेंगे, कोर्ट में आए हुए लोगों का दर्द देखेंगे, वहाँ अल्टरनेट जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, कैसे जो डिस्प्यूट्स हैं बिना कोर्ट्स के भी सॉल्व हो सकते हैं, उसमें आपको बाकायदा पार्टिसिपेट करवा के आपको अवेयरनेस करवाएंगे ताकि आप खुद तो सुधरो, अपने समाज को भी सुधार सकें। तो मेरी ये उम्मीद है कि ये ऐसा हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो अवश्य करेगी। अब मैं आता हूँ उर्वशी को मैंने रैना क्यों बोला, क्योंकि किसी ने यहाँ मेंशन करते उसको भार्गव बोला तो मुझे उसमें जेंडर बायस दिखा। तो आज टाइम है कि वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस जेंडर बायस।
बच्चों को तो मालूम नहीं है, जो मेरे कुलीग रहे हैं इन सब लोगों को मालूम है कि आई वॉज पॉपुलरली नोन एज संजीव एस के शुक्ला एडवोकेट, संजीव कुमार शुक्ला। तो शुक्ला मेरी सब कास्ट है, लेकिन जब जज बनना था तो मैंने कहा संजीव कुमार लिख दो, ताकि जज की कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए। अब रिलीजन तो मैं बदल नहीं सकता। तो पहली बार मैंने शुक्ला छोड़ दिया जब मैं जज बना, तो आज मैं संजीव कुमार हूं। अब समझ लो गुप्ता हूं, शर्मा हूं, वटएवर, जज हूं, कुछ नहीं हूं। और उर्वशी को बता दूं कि 1996 में मैंने शादी की, तो मेरी वाइफ का नाम माधुरी शर्मा है। अब लड़कियों को पता नहीं क्या शौक रहता है कि मैं माधुरी शुक्ला लिखूंगी। मैंने कहा आप अपनी इंडिविजुअलिटी क्यों खोते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो आज की डेट में भी इतनी दुनिया को कन्फ्यूजन होती है, चाहे वो एयर टिकट करवाता हूं तो वो कहते ये कौन है बीच में, संजीव शुक्ला तो है या संजीव कुमार, मुझे तो जानते हैं। बेटियां हैं आरुषि शुक्ला, अनन्या शुक्ला, तो माधुरी शर्मा क्यों है? तो शी कंटिन्यूज टू बी माधुरी शर्मा एंड आई डिड इट फॉर ए पर्पस। क्योंकि हर एक आदमी की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, दैट मस्ट नॉट मर्ज विद आइडेंटिटी ऑफ हस्बैंड और अ मेल पार्टनर। ये फिर वही जेंडर बायस और पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक नमूना दिखता है। अब मुझे नहीं लगता कि उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन इट वाज सिंबॉलिक, इट वाज सिंबॉलिक। और ये कभी कभी जो लोग मैटर करते हैं उनको सिंबोलिज्म में इंडल्ज करना चाहिए, पीपल गेट इंस्पायर्ड। अब अपने गिरदोनवा में देखो, डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात होती है, उसका प्राइमरी रीज़न जो है प्राइमरी वो डोरी है। कुछ तो अब कंपैटिबिलिटी के इशू आ गए हैं, ये मॉडर्न जनरेशन है, ये जो इंटरनेट वाली है, जेन जी कहते हैं ना इसको, हाँ, जो जेन जी है, तो इनमें तो और इशू हैं, ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते एक हफ्ते से ज़्यादा। लेकिन अगर पुराने थोड़े पीछे चले जाओ तो डोरी पे ये बड़ा सवाल है। तो यहाँ मैं भी एक एनेक्डोट अपना ही आपसे शेयर करूँगा। मैं तो पुराने ज़माने का आदमी हूँ, तब तो दहेज एक रूटीन हुआ करती थी। पर मेरी फैमिली में मेरे भाई पढ़ लिख गए, फादर साहब ने बहुत मेहनत की। तो जब बड़े भाई की शादी हुई, एक इतना छोटा सा गांव था, तो वहाँ एक डिसीजन लिया गया कि वो डॉरी नहीं लेंगे, लेकिन बारात तो जाएगी, क्योंकि नहीं तो वो कहेंगे इसका तो कोई है ही नहीं। तो वो जो शादी हुई, वी आर 4 ब्रदर्स, जो एल्डेस्ट वन है, ही हैज़ नाउ रिटायर्ड एज लेक्चरर फ्रॉम स्कूल एजुकेशन। तो उन्होंने मना कर दिया। अब गाँव में ये बहुत बड़ी बात थी कि ये क्या कर रहा है, इसके अपने पास भी कुछ नहीं है और वहाँ से भी कुछ नहीं ले रहा है, तो ज़िंदगी चलाएगा कैसे। तो ऐसे ऐसे बातें हुई, लेकिन हुआ। दैट वाज आई थिंक हमारे पूरे एरिया में, पूरी तहसील में वो फर्स्ट एग्जाम्पल थी। अब शादी के लिए जैसे बारात जाती है, तो आपको मालूम है, अब दूल्हा तो उस दिन अपने आप को किंग मानता है, तो उसको तो अच्छी सी गाड़ी चाहे उधारी लेके हो उस पर बिठाते हैं। तो माई ब्रदर डिसाइडेड कि आई विल गो अलॉन्ग विद ऑल द बरातीज, मैं बस में ही जाऊंगा, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत हुई, पहुँचते पहुँचते मेरे तक आई। अब मैंने कहा 20 साल पहले मेरे भाई ने ये किया, तो मैं कौन सी नई चीज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा हम बारात भी नहीं लाएंगे, तो ये शादी बिना दहेज के होगी, बिना बारात के होगी। अब चूँकि जम्मू में वकालत करता था, तो किसी ने रहम खा के जम्मू में लड़की दे दी शादी के लिए। तो जब वहाँ बात कर रहा था, तो बात करने वाला भी मैं, घर वाला तो वहाँ कोई था नहीं, डेट्स सेटल करने वाला भी मैं, तो सब कुछ मैं ही कर रहा था। तो मैंने कहा दहेज तो हमारे घर में कोई नहीं लेता, मेरे भाइयों ने भी नहीं लिया है, लेकिन मैं बारात भी नहीं लाऊंगा। अब थे तो सिटी के लोग, लेकिन उनको ये बात कुछ हजम नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है कि बारात नहीं लाएंगे। उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी गाँव में कोई बनती नहीं है, कोई आने को रेडी नहीं है। तो मुझे याद है मेरी वाइफ का मामा बसोली जाके गया और इंक्वायरी करके आया कि भाई साहब इनकी ठीक ठाक है, यहाँ इज्जत है इन लोगों की कि नहीं, कोई बारात में क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ हटके ही हैं लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 90s की बात है। तो अगर आज भी कोई दहेज ले रहा है, आज भी हम बड़ी बड़ी बारात लेके, हज़ारों के लेके, और लड़की पे बोझ बन रहे हैं, तो मुझे लगता है इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, ये हम लोगों को सोचना चाहिए।
मैं चाहूँगा कि जितने जितने भी लोग यहाँ कुंवारे बैठे हैं वो इस बात का ख्याल रखें और घर वालों के साथ इंसिस्ट करें कि दहेज तो लेंगे ही नहीं, उसका थोड़ा कम भी हुआ है, पर हम बारात भी नहीं लेंगे, लड़की पे अननेसेसरी बोझ भी नहीं बनेंगे और एक सिंपल तरीके से शादी करेंगे, वैसी शादी जो आगे चल सके। तो यही चीज़ें हैं, इन क्लब में ऐसी ही डिस्कशंस होनी चाहिए, ऐसे ही एक किरदार अच्छा होता है, किरदार का मयार बढ़ता है। और वही आपको कहा, जब आप उस बुलंदी पे पहुंच जाते हैं फिर अपनी तकदीर आप खुद लिखते हैं। बातें तो बहुत हैं करने के लिए, बट लगता है कि समय बहुत हो गया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, पर्टिकुलरली बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।